अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतना बड़ा ताना और इतनी बड़ी तोहमत मुझ पर लगा दी गई है कि बैक वक्त मेरा दिल खुशी से बिल्लियों उछल भी रहा है और सदमे से मैं चूर भी हूँ। एक ऐसा पैगाम किसी जानिब से आया है कि अलमान अलफीज़, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी तमाम उम्र की मेहनत और रियाजत का ये सिला निकलेगा। अपनी स्क्रीन पर आप ये मैसेज देखने जा रहे हैं, गोया हद ही हो गई। आईडी है ईशाल सेज और ये मर्द है या औरत ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ईशाल नाम मैंने पहली दफ़ा सुना है। लिखा है हा हा हा, यार आप जर्नलिज्म के उमर शरीफ हैं, वाह, चलो कर लो गल। इस पे कहते हैं पढ़ी लिखी ज़ुबान में बसा है आरजू के खाक शुद्ध, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम अपने तौर पर चैम्पियन, सूरमा, दबंग, पता नहीं क्या क्या एंकर बनने चले थे एक रोज़ अपने घर से। इस दौरान में बहुत से लोगों ने तारीफ़ की, तनकीद की, तौसीफ़ की, सब कुछ किया। किसी ने मुझे दबंग एंकर का टाइटल भी दिया, एक बहुत बड़े अफसर ने, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। ये सब इल्ज़ाम मैं सहता चला गया, लेकिन ये जो तोहमत मुझ पे लगाई है, ये देख करके मुझे अपने स्ट्रगल के दिन याद आ गए हैं, जब एक कामयाब ड्रामा डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि भाई ये एंकर वैंकर बनने का ख्याल छोड़ दे, तुझ में एक अच्छे कॉमेडियन के जरासीम है, अगर तू कॉमेडी की तरफ आ जाए तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाएगी। और उसके बाद जो मैंने उसको वीआईपी वाली गालियाँ दी, एक कान से खून और दूसरे से पीप बहते हुए, और वो ऐसा फ़रार हुआ है जाए वक़ुआ से कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इल्ज़ाम मेरा इतना लंबा अरसा पीछा करेगा, और आज 12 या 14 साल के बाद यही इल्ज़ाम किसी ने मुझ पे लगा दिया है। मेरी एक एपिसोड, मेरी एक वीडियो देख करके पाकिस्तानी बुढ़ों में भी करंट दौड़ने लगा। चलिए, आपके इस ताने को मैं तारीफ़ के तौर पे कबूल करता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे भाई। दूसरा ये पैगाम ज़रा देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। अहमद शाह साहब लिखते हैं, सर आप मैं आज मेडिकल स्टोर पे थे, सब खैरियत है घर पे। मैं आपको देखता रहा मगर मुझे लग रहा था कि मुझे पहचानने में कोई मिस्टेक ना हो रही हो। अहमद शाह साहब जनाब, इस पैगाम की वसातत से मुझे ये दिल के छाले फोड़ने का मौका आपने बहम पहुंचाया कि भाई मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दवाइयों की ज़रूरत होती है। मेरे घर पे भी आटा, दाल, चावल, राशन उसी या उससे कम मिक़दार में ज़रूरत पड़ती है उसकी, कि जिस तरह से आपके घरों पे आता है। मैंने शायद पहले बताया भी था कि जब मेरी वालदा कराची के बड़े अस्पताल में एडमिट थी, आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले, और जब उनको डिस्चार्ज करके घर वापस लाने की नौबत आई और मैंने टेलीफ़ोन किया एम्बुलेंस को, तो तमाम तफसीलात पूछ लेने और लिख लेने के बाद मौसूफ़ कहते हैं, सर आपकी आवाज़ एक साहब से मिलती है, बहुत बड़े एंकर हैं। मैंने कहा कौन? कहने लगे आरफीन। मैंने भाई मैं आरफीन ही बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या अहमकाना जुमला कहा, उन्होंने कहा सर आपको एम्बुलेंस की क्या ज़रूरत है? मैंने क्यों? अगर मेरे घर में मतलब कोई बीमार होगा तो मैं काहे में ले जाऊँगा, सुजुकी में बिठा के? अगर अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला तो बस्तग़फ़ार, मेरे आने जानने वालों में किसी के यहाँ कोई मैयत हो जाएगी तो क्या मैयत गाड़ी में मुर्दा नहीं बैठेगा, लेटेगा? उसको मैं इसलिए मोटरसाइकिल पे सिगरेट पिलाते हुए ले जाऊँ क्योंकि मैं उसका रिश्तेदार हूँ। होके खुदा का खौफ करो यार। मतलब मैं मेडिकल स्टोर पे भी नहीं जा सकता? क्या बात है जनाब। अच्छा, एक साहबी है, कौन है? नहीं साहिबा, समीसा नवा, पता नहीं क्या है यार, ये पता नहीं मर्द है औरत है क्या है भैया, ये पढ़ लो। इसी एपिसोड पे इन्होंने लिखा है, आरफीन भाई हम पाकिस्तानी जानवरों की तरह बेमकसद ज़िंदगी गुजार कर सफ़र आखिरत की तरफ चल देते हैं, लेकिन चूँकि आपकी आवाज़ में दम है और आपकी आवाज़ सुनी भी जाती है, तो क्यों ना आप कराची की सियासत में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। बराए मेहरबानी कोई तो जो हम कराची वालों की आवाज़ बने, काइंडली कुछ कीजिए आरफीन भाई जी। मतलब कुछ भी, ये पड़ी लकड़ी में किस चक्कर में उठाऊंगा आपके ख्याल में? ये उड़ता हुआ तीर काहे के लिए? मतलब कोई बुरा लग रहा है आपको मेरा वजूद यहाँ पे?
पाकिस्तानी सियासत या हिंदुस्तान की सियासत, ये जो गटरीली सियासत है, ये बदबूदार, लानत ज़दा, ताफुन ज़दा ये सियासत जो है, इसमें पहले कम मैले हैं। एक से एक मैला कराची से, एक से एक नंगा इस्लामाबाद से, एक से एक जो है वो बदबूदार इंटीरियर से, एक से एक अजीब व गरीब कैरेक्टर्स, इसमें पता नहीं कहाँ से पहले ही अपना मुंह काला करवा रहे हैं। आपको क्यों ये ज़रूरत पड़ी है कि आप इसमें मुझे घुसेड़ करके और मेरी बारात लूट लें? काहे के लिए भैया? आपका तो नाम और ये पता नहीं इतना मुश्किल है कि ना मर्द का पता चल रहा है ना औरत का, और आपने मुझे भी लपेट लिया अपने चक्कर में। क्यों? मेरी आवाज़ तवाना है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मोहल्ले का काउंसलर थोड़ी बनाया जो मैं आपकी आवाज़ बंद करके और सड़कों पे छाती पीटूँ आपके लिए कि इसको पानी दो वरना मैं मर जाऊँगा, इसको जो है वो पेट्रोल फ्री दो वरना मैं अपने जो है वो बच्चे खा जाऊँगा। काहे के लिए भैया? आपकी टांगों में फालिज गिर गया है, पोलियो हो गया आपके हाथों में, क्या ऐसा है? कराची वालों की जो है वो अकल घास चढ़ने के लिए गई हुई है, मैं क्यों इनका मामा बनूँ? सानू की बहुत ही फजूल मैसेज था। अच्छा जी, एक और एपिसोड है, ये हमने की थी, इस पर एक मैसेज आया, देखिए अपनी स्क्रीन पर। अकबर चौहान साहब लिखते हैं, आरफीन सर, जहां हमारे नामवर सहाफ़ी हजरात पीका के खिलाफ बड़ी मुशक्क़त से सड़कों पर उमड़ आए हैं, लेकिन मुल्क मलिक रियाज का नाम लेने में उन बेशर्मों को किस तकलीफ़ का सामना है? अकबर चौहान साहब, इनमें से कुछ जो है वो प्रेस क्लब्स की दाएं बाएं ऊपरी निचली मंजिल पे शराब पीने के आदी हैं मुफ्त की। इनमें से कुछ जो है वो अल्लाह को नेकी दे, इनका मुख्तलिफ माफियाज के साथ बाकायदा जोड़ तोड़ है। मुख्तलिफ लोगों से ये एयर टिकट लेकर के बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से स्टे वगैरह भी जो है वो लेते हैं। आपके ख्याल में मलिक रियाज के ख़िलाफ़ बोलना अगर इतना ही मुश्किल होता तो भाई मैं कैसे बोल रहा हूँ? और चलो मैं वीलॉग में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नेशनल मीडिया पे बैठ करके बाकायदा मलिक रियाज के ख़िलाफ़ सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स की थी अपना अब तक न्यूज़ पे। वो मेरा तो कुछ नहीं कर सका मलिक रियाज। मैंने बाकायदा बोल न्यूज़ पे बैठ करके, और ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपने तौर पे जो था राव अनवार, उसके ख़िलाफ़ मैंने एक ऐसा खौफनाक किस्म का प्रोग्राम किया जो आज भी मेरे फेसबुक पेज पे है, मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, बोल न्यूज़ के आर्काइव में अगर हो तो मैं कह नहीं सकता। जिसके बाद बाकायदा राव अनवार को 9 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ बोल न्यूज़ आना पड़ा, और मुझसे एक निस्बतन गैर मारूफ अदाकारा के साथ उसको बिठा करके उसकी जो है वो सफाई सुथराई मुहिम का आगाज़ किया गया। आपको नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों होता है? भाई सब धंधा है, पर गंदा है ये उस पिछले दिनों में देख रहा था, पीका के खिलाफ वो आवाज़ें लगा रहा था, आज़ादी सहाफ़त फलाना, ओहो, कि जो पैदाइशी गलीज़ है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि ये पैदाइशी गंदा है। इसने कोई माफिया नहीं छोड़ी जिससे इसके पास हफ्ता और महीना ना आता हो। एक मौसूफ के बारे में तो बल्कि मैं अपने एक व्लॉग में बता भी चुका हूँ कि वो बैठ करके और इजहार ख्याल फरमा रहे थे अपने ही चैनल पे, कि जिसमें वो कह रहे थे कि ये एंकर माफिया है और ये प्रोग्राम से 1 घंटे पहले आते हैं और लाखों रुपए इनकी तनख्वाह है। हालांकि पाकिस्तान की सहाफत को ताफ़ुन ज़दा करने में इस आदमी का जितना हाथ है, जितने चुतियापे के एंकर और एंकरनियाँ इसने मुतारिफ कराई हैं, ये क़यामत के दिन इसकी आखिरत को बर्बाद करने के लिए यही काम काफ़ी है। इसने PTI के लिए जो खिदमात अंजाम दी, अल्लाह माफ़ करे, उसका मैं और करोड़ों लोग चश्मदीद गवाह हैं। तो भाई आपके ख्याल में ये लोग मलिक रियाज के खिलाफ काम करेंगे? मलिक रियाज के खिलाफ बात करेंगे? बोल न्यूज़ पे शाहरुख जतोई के बारे में बात करना मना था क्योंकि शोएब शेख से उसके बाप का कोई चक्कर था। मैंने उसके खिलाफ 4 प्रोग्राम्स किए हैं, 4, और हर प्रोग्राम के बाद फिर हाउ हू हुआ करती थी मेरे कद्दू से। सानू की मोड पे लगा हुआ था मैं। आप करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, मगर भाई ये आज़ादी इज़हार, ये इनके जो मामे हैं ना, समझे आप। अच्छा जी, ये क्या लिखा है भैया? आरफीन भाई, ये सब फजूल लोग हैं और इन लोगों से कोई अच्छे काम या अच्छे बात की तवक्को नहीं है, और ना मैं किसी और एंकर या यूट्यूबर का प्रोग्राम देखना पसंद करता हूँ। लेकिन कुछ दिनों से न्यूज़ में सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। क्या यार पुरलुत्फ लतीफ़ा है भैया। कौन है ये? सागर ऑफिशियल। सागर
सागर पे तो बड़े अच्छे अच्छे गाने भी हैं यार। अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ मेरे दोस्त, अब मैं कैसे तुम्हें लूट लूँ मेरे प्यारे नन्हे से दोस्त। पाकिस्तान में मैं अपनी बीवी से कह रहा था, पाकिस्तान में सोने के तांबे के, एक सुबह हम उठें, एक तरफ सोने के ज़खायर हों, एक तरफ तांबे के ज़खायर हों, एक तरफ चांदी की कानें जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हों, और एक तरफ से पेट्रोल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो। यकीन कर लेना कि दुनिया में पाकिस्तान इसी तरह से, पाकिस्तान और पाकिस्तानी रुसवा रहेंगे जिस तरह से हम आज हैं, और ये मेरे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तांबे और सोने के ज़खायर का जिस एंकर ने, जिस यूट्यूबर ने, जिस व्लॉगर ने ये खबर दी है ना, ये खबर बहुत पुरानी है। मैं 1998 में नौकरी करने के लिए निकला था अपने अब्बा के इंतकाल के तीसरे महीने, और मेरी उम्र थी सिर्फ 19 साल। मेरे प्यारे से दोस्त, मुझे उस वक्त भी पता था कि पेट्रोल पाकिस्तान में ना निकालने के, एक्सप्लोर ना करने के एवज जो रिश्वत दी जाती है वो इतनी बड़ी रकम है, वो इतनी बड़ी रकम है कि उससे आपके सियासतदान, आपके ब्यूरोक्रेट, आपके ये क्या नाम है, बात बात पे बुरा मान जाने वाले ये भाई लोग, अदलिया जिसको कहते हैं, ये और आपके दीगर, ये आप समझो। अब मैं आपको क्या बताऊं, सब मैंने ही बताना है, सब मेरे ही गले में रख दो। और भाई कुछ नहीं होने का, सोने के ज़खायर नहीं, यहाँ कुछ भी, यहाँ एक नया सूरज आप अपने तौर पे ईजाद कर लो, घंटा कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा। इसलिए कि पाकिस्तान में हर रोज सुबह की आमद के साथ 24 करोड़ गधे, 24 करोड़ जानवर, 24 करोड़ वतन दुश्मन अपने दोनों हाथों से, नाखूनों से इस सरजमीन को नोचने में लग जाते हैं, और उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हरा कर एक नया सूरज तुलू कर देता है अगले रोज। इस देश में कोई कमी नहीं है। ये जो बदबूदार ताफुनज़दा जमहूरियत, ये गासिबाना तर्ज जमहूरियत, ये जो आप पर मुसल्लत किया गया है, मुझ पर, ये है असल इस फसाद की जड़। दुनिया में जमहूरियत अगर कभी कामयाब होती तो पाकिस्तान में हो चुकी होती थी। पाकिस्तानी जो सीधे लाइन ना लगा सकें वो वोट देकर के आपके ख्याल में अपने हक को पालेंगे? हो भाई, नहीं नहीं। और दूसरी बात, यहां हर दूसरा आदमी चाहता है कि उसकी जगह मैं मर जाऊं। आरफीन भाई आप सियासी जमात बना ले, अच्छा। आरफीन भाई आप इस बारे में बात करें, अच्छा। आरफीन भाई आप उसके बारे में बात करें, अच्छा। सारी बल्लियां मैं ले लूं तो तुम लोग क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए आए हो? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एक और बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। अली हसन लिखा है, आज 25 जनवरी है, कहाँ हैं वो लोग जो शोर मचा रहे थे 25 जनवरी को? कुछ बड़ा होने वाला है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे भाई ये यूथिये जिनको मैं चूतिये कहता हूँ, और ये तोतला भगोड़ा इमरान रियाज, ये इनकी जहनी इख्तिरा थी। सिद्दीक जान टाइप के लल्लू पंजू, और ये इस गंद में कीचड़ में नहाने वाले सुबह से शाम तक गलाजत की, ये इन लोगों का ईमान था। ये इन लोगों का ख्याल था कि ट्रंप आएगा और इमरान खान और फलाना और ढमकाना। मैंने एक तवील अरसे पहले ये पेशन गोई की थी कि ऐसा होने के चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद मेरा, आप तकरीबन 6 माह से आप मेरी टोन, मेरी प्रोडक्शंस नोट कर लीजिए। मैंने साफ बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैंने साफ बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों ने कहा अल्ताफ़ हुसैन आएगा, जनवरी आएगा, और अल्ताफ़ हुसैन, मैं इसके ऊपर कहता रहा, आखिर में एक पूरी एपिसोड बनानी पड़ गई। कहाँ है अल्ताफ़ हुसैन? किधर है MQM? ये जो कपड़े के MQM वाले घूम रही हैं, कपड़े के ये MQM वाले हैं। ये तो बदबूदार गिद्ध हैं जो बची कुची MQM को नोच नोच करके खा रहे हैं, महाजरों का जमा पूंजी खा करके अपने बच्चों के पेटों में हराम पे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हलाल कमाना ना इनके माँ बाप ने इनको सिखाया, ना इनको आता है। सारे काम मतलब मैंने ही करने हैं इस कौम के, और बाकी लोग क्या करेंगे भैया? अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे मामलात में हमारे लिए आसानी फरमाए। ये कुछ ऐसे दिल खराश किस्म के इन्वर्टेड कॉमास में पैगामात थे जिनका जवाब आज की इस एपिसोड की विसातत से देना मकसूद था। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जैसे कि मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ।